डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम मिलर हार्ले ज़ूलॉजी 5 एडिशन के चैप्टर नंबर 8 का लास्ट लेक्चर डिस्कस करने लगे हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइलम सिलियोफोरा को एक्सप्लेन किया था, यानी कि फाइलम सिलियोफोरा के जो मेंबर्स हैं जिनको हम सिलिएट्स कहते हैं, उनके जनरल करैक्टरिस्टिक्स हमने देखे थे। उसके बाद पेलिकल या पेलिकुलर स्ट्रक्चर्स यानी कि बेसल बॉडीज़ और काइनेटोसोम वगैरह को हमने डिस्कस किया था। ट्राइकोसिस्ट भी जिनको हम कहते हैं, ट्राइकोसिस्ट वगैरह को डिस्कस किया था। और हमने ये देखा था कि जो हमारे पास सिलिएट्स के डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो फीडिंग कैसे करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि जो फाइलम सिलियोफोरा है यानी कि जो सिलिएट्स हैं, इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है और ये जेनेटिक कंट्रोल इनके अंदर कैसा होता है। और रिप्रोडक्शन के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इनका सिम्बियोटिक लाइफस्टाइल कैसा है। तो इस हवाले से स्टूडेंट्स हम सबसे पहले देखते हैं, चूँकि हमारे टॉपिक का नाम है जेनेटिक कंट्रोल एंड रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो डेफिनेटली हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट्स हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल है, मोस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होता है। हाँ, लेकिन कुछ और स्ट्रक्चर्स भी होती हैं, जैसे कि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उनके अंदर प्लास्टिड्स वगैरह के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। या अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, जिस वजह से हम इनको सेल्फ रेप्लिकेटेड ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं। तो बहरहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो हम सिलिएट्स के अंदर देखते हैं कि इनके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो चूँकि फाइलम सिलियोफोरा के स्टार्ट में जनरल करैक्टरिस्टिक्स में हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि इनके अंदर डाईमॉर्फिक न्यूक्लियाई होते हैं। इट मीन दो शेप के न्यूक्लियाई होती हैं, एक लार्जर न्यूक्लियस होता है, दूसरा स्मॉलर न्यूक्लियस होता है। तो अब हम उनमें देखते हैं कि जो लार्जर न्यूक्लियस होता है उसका क्या फंक्शन होता है और जो स्मॉलर न्यूक्लियाई होते हैं वो कौन सा रोल प्ले करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वही हमें कहता है कि हमारे पास दो किस्म के न्यूक्लियाई होते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक हमारे पास जो है वो लार्ज न्यूक्लियस होता है, और जो लार्ज न्यूक्लियस होता है इसे हम मैक्रो न्यूक्लियस भी कहते हैं। लेकिन याद रखिए, सिलिएट्स में लार्ज साइज़ का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कोई जेनेटिक या अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसके अंदर मैक्रो न्यूक्लियस का कोई रोल नहीं होता। तो अगर इसका रिप्रोडक्शन में रोल नहीं होता तो फिर ये करता क्या है, तो एक्चुअल में मैक्रो न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रोज़ाना की बेस पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, ये उनको कंट्रोल करता है। तो इसी के लिए स्टूडेंट्स हमने कहा कि जो मैक्रो न्यूक्लियस है ये रेगुलेट करता है डेली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरा न्यूक्लियस है जिसको हम स्मॉलर न्यूक्लियस कहते हैं, या इन अदर वर्ड्स हम ये कहते हैं जो कि माइक्रो न्यूक्लियस है। ये स्मॉल इन साइज़ होता है, इसके अंदर पूरा जेनेटिक मटेरियल जो है वो होता है। यानी कि अगर हम बात करें तो जेनेटिक रिज़र्व जितना भी होता है सिलिएट्स का वो माइक्रो न्यूक्लियस के अंदर होता है। सो डेट्स व्हाई उसने कहा है कि दे कंटेन जेनेटिक मटेरियल, यानी इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। हम ये भी कह सकते हैं यानी कि ये जेनेटिक रिज़र्व होता है सेल का। यानी कि जेनेटिक रिज़र्व का मतलब क्या है, जेनेटिक सोर्स होता है। तो जेनेटिक मटेरियल सिलिएट्स का कौन से न्यूक्लियस में होता है, स्मॉलर न्यूक्लियस में, जिसे माइक्रो न्यूक्लियाई कहते हैं। और याद रखिए स्टूडेंट्स, माइक्रो न्यूक्लियाई मोर देन वन भी हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इनके अंदर यानी कि सिलिएट्स जो हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो रिप्रोडक्शन के हवाले से भी वो बताता है हमें कि दो किस्म की रिप्रोडक्शन जो सिलिएट्स हैं उनके अंदर होती है। पहली हमारे पास जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और दूसरी हमारे पास जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो डेफिनेटली हम जानते हैं कि ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें जो गैमीट्स वगैरह हैं, जो जेनेटिक मटेरियल है, उसकी फ्यूजन या उसका एक्सचेंज नहीं होता तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अगर गैमीट्स या जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो और जेनेटिक मटेरियल के रिकम्बिनेशन से जो रिप्रोडक्शन होती है उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं।
तो चूँकि अगर हम हायर एनिमल्स की बात करें तो उनमें तो गैमीट्स फॉर्मेशन होती है, एग और स्पर्म सेल्स बनते हैं, लेकिन इनके अंदर ऐसा नहीं होता। इसमें जस्ट जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है और इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो एक स्पेशल प्रोसेस से होती है जिसे हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो हम डिटेल से डिस्कस करते हैं दोनों किस्म की रिप्रोडक्शंस को। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसके अंदर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स वो कहता है कि अगर हम इनके ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो दो किस्म की ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है। एक तो इनके अंदर स्टूडेंट्स जो है वो बडिंग का प्रोसेस होता है, और बडिंग का स्टूडेंट्स हमें पता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म से छोटी सी आउट ग्रोथ बनती है, छोटा सा उभार बनता है और वही ग्रो करता चला जाता है और आखिरकार बॉडी से कट जाता है और वो एक्ट करता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म के। और दूसरी स्टूडेंट्स हमारे पास जो इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन है। तो इन दोनों को हम जो है वो एक डायग्रामेटिकल फॉर्म में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो है ये बडिंग को देखते हैं। तो बडिंग के हवाले से अगर हम देखें तो कंसीडर करें कि ये हमारे पास कोई सिलिएट है। डेफिनेटली सिलिएट्स कौन से होते हैं? फाइलम सिलियोफोरा के मेंबर्स, और उनके ऊपर सीलिया का होना भी लाजमी है। तो यहाँ पर देखिए जो हर ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर जो सीलिया है वो प्रेजेंट है, यानी कि दीज आर कॉल्ड सीलिएट्स। और सीलिएट्स क्यों कहते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सीलिया। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम इनमें बडिंग की बात करें तो बडिंग में ऐसा होता है कि यहाँ पर देखें कि ये एक सीलिएट है। तो अब जब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपने आप को तैयार करता है तो ये देखें छोटी सी आउट ग्रोथ उभार सा बन गया है। तो जैसे ही उभार बना है तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड हो गया, यानी कि दो में डिवाइड हो गया। फिर इसी बडिंग की नेक्स्ट स्टेज में एक न्यूक्लियस इस आउट ग्रोथ में मूव कर गया, दूसरा अपनी ओरिजिनल जगह पर मौजूद है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि जब ये बड ग्रो कर जाएगी तो यहाँ से कट ऑफ हो जाएगा और दो हमारे पास सेल्स बन जाएंगे, और अब दोनों सेल जो है दो सेपरेट सिलिएट के तौर पर एक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग का प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन है वो कैसे होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन की बात करें तो ये ऐसी बाइनरी फिशन होती है जिसमें मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म दो हिस्सों में टूट जाता है, यानी कि ब्रेक हो जाता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या होगा कि यही जो ऑर्गेनिज्म है ये एक्सीडेंटली या ये अपने आप को दो हिस्सों में ब्रेक करेगा। तो जब ब्रेक करेगा तो दो ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, यानी कि यही ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद ये दो में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से ये वाला जो प्रोसेस होगा ये कौन सा होगा? बाइनरी फिशन। और बाइनरी फिशन मीन दो के अंदर टूट जाना। अब ये एक ही सेल था, ये दो में अब कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर ये दो में कन्वर्ट हो गया है। ये अलग से एक ऑर्गेनिज्म है, ये अलग से ऑर्गेनिज्म है। तो इस तरीके से इनके अंदर जो है वो बाइनरी फिशन हो गई है। अब स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होती है। तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें गैमीट्स यानी कि स्पर्म और एग वगैरह नहीं बनते हैं। तो इनमें कैसे होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि इनमें जो एक ही स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो कंपैटिबल हो। कंपैटिबल मीन एक ही स्पीशी के हों, लेकिन अब दो ऑर्गेनिजम्स हैं एक ही स्पीशी के हैं तो हम उनको मेटिंग टाइप कहेंगे। दोनों को, एक में से एक को अलग मेटिंग टाइप कहेंगे, दूसरे को अलग मेटिंग टाइप कहेंगे। याद रखिए कि जो दो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, उन दोनों का जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन स्पीशी उनकी एक ही होनी चाहिए। तो वो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे के करीब आएंगे, अपने स्टिकी सेक्रेशन यानी चिपकने वाला मटेरियल खारिज करेंगे दोनों। उस चिपकने वाले मटेरियल की मदद से वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और वो अपना जो माइक्रो न्यूक्लियाई हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करेंगे। तो इस तरह से जो रिप्रोडक्शन हो रही है जिसमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, इसे हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कॉन्जुगेशन से होती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, कॉन्जुगेशन की यहाँ पर बात कर रहा है, वो कहता है कि इसमें मेटिंग टाइप्स होती हैं और कंपैटिबल मेटिंग टाइप होना चाहिए।
कंपैटिबल का मतलब ये है कि उनमें जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट हो लेकिन स्पीशी एक ही हो। तो इस किस्म की जो ऑर्गेनिज्म वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉन्जुगेशन में जा सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स कहते हैं। तो यहाँ पर गौर करिए स्टूडेंट्स, एक हमारे पास ये मेटिंग टाइप है, दूसरी हमारे पास ये मेटिंग टाइप है। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनके अंदर न्यूक्लियस दो होते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है, दूसरा माइक्रो न्यूक्लियस होता है। याद रखिए जो मैक्रो न्यूक्लियस है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो ब्रेक हो जाता है। अब जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है, दो में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखें, एक ये मेटिंग टाइप है, दूसरी ये मेटिंग टाइप है। अब इस मेटिंग टाइप का ये माइक्रो न्यूक्लियस है और इस मेटिंग टाइप का ये वाला माइक्रो न्यूक्लियस है। इसी मेटिंग टाइप का ये वाला लार्जर न्यूक्लियस है तो ये मैक्रो न्यूक्लियस है, और इसका ये वाला लार्जर है तो ये मैक्रो है। अब ये क्या करेंगे, स्टिकी सेक्रेशन खारिज करेंगे, एक दूसरे के साथ ये बाउंड हो जाएंगे। तो फिर ये क्या करेंगे, अपने कनेक्शन बनाएंगे, जिसके नतीजे में यहाँ पर देखें कि जो लार्जर न्यूक्लियस है, जो मैक्रो न्यूक्लियस है, वो ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ पर जो माइक्रो न्यूक्लियाई है वो डिवाइड हो चुका है, दो में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये एक दूसरे के साथ क्या हो चुके हैं, कॉन्जुगेशन का प्रोसेस हो चुका है, यानी कि एक दूसरे के साथ ये फिजिकल कांटेक्ट में आ चुके हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये स्टूडेंट्स अपना जो माइक्रो न्यूक्लियाई में जेनेटिक मटेरियल है ये उसको एक्सचेंज करेंगे। तो इसी जेनेटिक मटेरियल की एक्सचेंज ही इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो अब क्या हुआ कि इसका माइक्रो न्यूक्लियाई इधर आ गया, इसका इधर आ गया, ये वाला मतलब ये अपने माइक्रो न्यूक्लियाई को एक्सचेंज कर लेंगे। जब इनका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया है तो अब ये अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर चुके हैं। अब इन्होंने एक दूसरे से क्या होना है, डी कॉन्जुगेट होना है, मतलब इनके अंदर अब सेपरेशन बननी है और हर एक जो ऑर्गेनिज्म होगा उसका जेनेटिक मटेरियल पहले की बजाय डिफरेंट होगा। अब यहाँ पर देखें ये दो हमारे पास अब और डाटर जो है वो सिलिएट्स बन चुके हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर अब दोनों के अंदर मैक्रो न्यूक्लियस अब दोबारा से बन चुका है। इसका ये देखें ये वाला अपना माइक्रो न्यूक्लियाई है तो ये वाला एक्सचेंज्ड माइक्रो न्यूक्लियाई है। इसका देखें तो ये वाला इसका अपना माइक्रो न्यूक्लियाई है और ये वाला वो है जो इसने कॉन्जुगेशन से एक्सचेंज किया था। तो इस तरीके से जो सिलिएट्स हैं इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इनके अंदर जो सिम्बियोटिक सिलिएट्स की अगर हम बात करें तो वो कहता है कि चूँकि सिम्बियोसिस एक रिलेशनशिप होता है डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान, और ये शॉर्टर टाइम के लिए भी हो सकता है, लॉन्गर टाइम के लिए भी हो सकता है। तो अगर ये दोनों के लिए बेनिफिशियल हो तो म्यूचुअलिज्म कहते हैं, एक के लिए फ़ायदा मंद हो दूसरे के लिए ना फ़ायदा मंद हो ना ही नुकसानदेह हो उसे कमेंसलिज्म कहते हैं, और अगर सिर्फ एक के लिए नुकसानदेह हो दूसरे के लिए फ़ायदा हो तो उसे हम पैरासाइटिज्म कहते हैं। तो अब इस हवाले से हम देखते हैं तो वो कहता है कि स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ ऐसे सिलिएट्स हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, मतलब वो किसी भी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में नहीं रहते। कुछ ऐसे सिलिएट्स होते हैं जो कोमेंसलिस्टिक होते हैं, यानी कि कोमेंसलिज्म के तौर पे रहते हैं। कोमेंसलिज्म का क्या मतलब है कि एक को फ़ायदा हो रहा होता है दूसरे को ना फ़ायदा होता है ना ही नुकसान होता है। तीसरे में वो कहता है कि कुछ ऐसे होते हैं जो म्यूचुअलिस्टिक होते हैं। म्यूचुअलिस्टिक मीन ऐसे जानदार आपस में इकट्ठे रहते हैं जो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, फ़ायदा दे रहे होते हैं। लेकिन एंड पर वो हमें बताता है कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रहते हैं या पैरासाइट्स के तौर पर रहते हैं। तो वो कहता है कि सम आर पैरासाइट। तो अब पैरासाइट्स को हमने एक्सप्लेन करना है। तो पैरासाइट की अगर हम बात करें तो ब्लाटीडियम कोलाई, जिसको इन शॉर्ट हम बी कोलाई भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इससे कंफ्यूज नहीं होना। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है जिसे हम एस्क्रेशिया कोलाई कहते हैं। बी कोलाई हमारे पास एक सिलिएट है जिसे हम ब्लाटीडियम कोलाई कहते हैं। तो बी कोलाई और ई कोलाई ये दोनों एक कैटेगरी से ताल्लुक़ नहीं रखते, बल्कि ई कोलाई एक बैक्टीरिया है और बी कोलाई हमारे पास एक सिलिएट है, यानी कि एक प्रोटिस्ट है। तो अब वो कहता है स्टूडेंट्स कि ये जो बी कोलाई है ये पैरासाइट है और ये रहता है लार्ज इंटेस्टाइन ह्यूमन में, पिग में और उसके बाद अदर मैमल्स में।
ब्लैटिडियम कोलाई लिव एज अ पैरासाइटिक बिहेवियर, और ये कहाँ पर रहता है? ये लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। लार्ज इंटेस्टाइन कौन से एनिमल्स की? ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन में भी रहता है, ये पिग की लार्ज इंटेस्टाइन में भी रहता है, और बाकी जो मैमल्स हैं उनकी लार्ज इंटेस्टाइन में भी रहता है। अब स्टूडेंट वो कहता है कि इसकी जो पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी मतलब कि वो बिहेवियर जिसके ज़रिए से डिज़ीज़ काज करते हैं, उस डिज़ीज़ काजिंग बिहेवियर को हम पैथोलॉजी कहते हैं। तो वो कहता है कि इसकी जो पैथोलॉजी है वो एंटामेबा हिस्टोलिटिका से मिलती जुलती है। तो चूँकि एंटामेबा हिस्टोलिटिका भी लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है और वहाँ पर अमेबिक डाइजेंट्री काज करता है, तो ये भी लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। तो इसी वजह से इन दोनों की जो पैथोलॉजी है वो उनके अंदर सिमिलरिटी है। तो वो कहता है कि its pathology is similar to Entamoeba histolytica, यानी कि इसके बीमारी फैलाने का जो तरीका है वो एंटामेबा हिस्टोलिटिका की तरह है। अब वो कहता है कि ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो सिलिएट्स होते हैं ये सिस्ट बनाते हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ये सिस्ट कंटेमिनेटेड फूड के ज़रिए से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाते हैं। तो इस तरीके से एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म में इनकी ट्रांसमिशन हो जाती है।